तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल पर। और सबसे पहले वही कहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उसका मकसद सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन मैसेजेस को जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं और जो क्राइम को बचाने से रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सकें। क्योंकि मेरा मकसद बताना नहीं, बचाना है। फिर वही लाइन आती है और बार बार वही लाइन इसलिए आती है क्योंकि जब भी कुछ नए लोग हैं, जब जुड़ते हैं, नया परिवार जब बड़ा होता जाता है तो पुरानी लाइंस जो है वो रिपीट करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब इस बात को समझ सकें, क्राइम हो चुका है, जो वारदात हो चुकी है वो वारदात कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन उसके बाद हम उस वारदात से क्या सबक ले सकते हैं और हम कहाँ तक उस इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी समझनी। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी साक्षी मर्डर केस। उस कहानी से सबसे ज़्यादा एक ही सबक मिलता है कि आज की जनरेशन में ना सुनने की आदत तो बिल्कुल जैसे ख़त्म होती जा रही है। मैं अक्सर ऐसे केसेस सुनती भी हूँ और कई बार टीवी पर देखती भी हूँ और कई बार स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि सिर्फ ना कह देने पर कभी किसी पर एसिड डाल दिया गया, कभी किसी को जान से मार दिया गया, कभी किसी तरीके से किसी को हार्म पहुंचाया गया। ये चीज़ें क्यों हैं? ना कहना और ना सुनना ये तो इंसान का अपना एक राइट है। हमारी किसी से नहीं बनती तो हमने ना कह दिया, इट्स ओके। और हमें कोई पसंद आता है, सामने वाले ने हमें ना कह दिया, इट्स ओके। ये जबरदस्ती वाले रिश्ते नहीं बनते हैं, चाहे वो दोस्ती के हों, चाहे वो प्यार के हों, चाहे वो भाईचारे के हों। कभी भी कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनता। ये सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब दो लोगों का आपस में एक मन का जो मेल होता है वो सही बैठता है। अगर वो नहीं बैठ रहा है तो उसमें से कोई एक ना एक तो मूव ऑन करेगा। अगर वो मूव ऑन कर गया तो कर गया ना। आप सोचने वाली बात है, आपने किसी के मुंह पर एसिड फेंक दिया, क्या वो इंसान आपका हो जाएगा? आपने किसी को जान से मार दिया तो क्या वो इंसान आपका हो जाएगा? मरने के बाद कौन आपके पास आएगा? और उसके बाद जो आपने अपनी जिंदगी खत्म करी वो अलग। तो बेटर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझें, खासकर आजकल की जनरेशन और खासकर आजकल के बॉयज। जो इंटॉलरेंस होती जा रही है कि ना शब्द सुनना ही नहीं है, ना बोल कैसे दिया। अरे आपकी जागीर थोड़ी ना, एक बहुत ही हार्श लैंग्वेज में बोलूंगी, किसी की कोई जागीर नहीं हो जाता है। एक रिलेशन में रहना दोनों लोगों की मर्जी होती है। जब दोनों लोग एक रिलेशनशिप में खुशी खुशी रहते हैं तब तक वो रिलेशनशिप टिकता है। लेकिन जिस दिन किसी एक का मन उस रिलेशनशिप से पीछे हटने लग जाता है तो आप कभी भी उसको जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। और सिंपल सी एक चीज है, आप उसको बांध के भी रख लो, आप उसको जबरदस्ती अपने पास भी रख लो, लेकिन जिसका मन ही आपके साथ नहीं है वो आपके साथ कैसे रह जाएगा? ये बहुत बड़ी सीख है जो आपको सीखनी पड़ेगी। और कल तक मुझे आधी अधूरी सी जानकारी थी, जितनी जानकारी मुझे मिली मैंने वो आपको कल दे दी। और जो पूरी जानकारी अब समझ में आई, अब सामने निकल कर आई है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि दोनों ही दिन मेरी वारदात की जो कहानियां हैं वो कुछ और ही थी। कल भी ये वाली स्टोरी मेरी उसमें नहीं थी, लेकिन मुझे बतानी पड़ी जस्ट बिकॉज कि जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखा दिल दहल गया अंदर से। तकलीफ हुई इस बात को लेकर कि एक लड़की सिर्फ इसलिए मारी जाती है क्योंकि उसको वो इंसान उस इंसान के साथ नहीं रहना था, सिर्फ इसलिए उसको मार दिया। 16 साल की लड़की, उसके कुछ सपने होंगे, उसके कुछ अरमान होंगे, उनके पेरेंट्स के कुछ अरमान होंगे, उनके घर परिवार की कुछ इच्छाएं होंगी, उस लड़की से, उस लड़की की जिंदगी से कुछ इच्छाएं होंगी, लेकिन वो मर गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की ने एक इंसान से प्यार किया और उसके बाद उसको उसमें वो क्वालिटीज नहीं लगी जो उसको अपने बॉयफ्रेंड में चाहिए होंगी, और उसने उसको मना कर दिया। सिर्फ इस बात पर उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसका मतलब तो यही है कि आजकल यही सिचुएशन रह गई है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में जाते हैं और उस रिलेशन में अगर आपका मन नहीं लगता तो आप ना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ना करेंगे तो आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तब तो इंसान डर डर की जबरदस्ती में उस रिश्ते में रहेगा।
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ना किया तो सामने वाला मुझे जान से मार दे। तरस आता है ऐसी सोच पर, ताज्जुब होता है ऐसे लोगों पर और ऐसी मानसिकता पर कि क्या मानसिकता बनाकर बैठे हैं। जिस साहिल की मैं बात कर रही हूँ, साहिल का इंस्टाग्राम अकाउंट आप देखिए, दिल दहल जाएगा ऐसी सोच और ऐसी मेंटलिटी को देख के। क्या मेंटलिटी है उसकी, कितनी घटिया और कितनी थर्ड क्लास मेंटलिटी है सीरियसली। मुझे पता है कि मैं बहुत बहुत आज हार सोती हूँ, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब इंसानियत मर जाती है ना, तो ऐसे क्राइम, ऐसी वारदातें हमें बहुत बार देखने को मिलती हैं। ये मेरा ओपिनियन था, इसको एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना ये आपके अपने हाथ में है। और इस वारदात को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, मैं चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस वारदात के बारे में और ऐसी ही वारदातों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये मानसिकता बहुत ही घटिया मानसिकता है सीरियसली। सॉरी टू से कि मेरी लैंग्वेज हार्श है, बट इस वारदात के लिए और इस टाइप के क्राइम करने वालों के लिए इससे भी अगर कोई थर्ड क्लास लैंग्वेज हो सकती है तो मुझे लगता है कि वो यूज़ की जानी चाहिए। बिकॉज ये इंसानियत की पहचान नहीं है, इंसानियत को मार देने वाली वारदातें हैं। आज की पूरी कहानी बहुत लंबा हो गया, लेकिन आज की पूरी कहानी जो है वो निकलकर सामने आई है। साहिल जो है 20 साल का लड़का, और जो साक्षी है 16 साल की लड़की, 10वीं पास की है, 10वीं का रिजल्ट पास आउट हुआ है। और उसके बाद चूंकि साहिल जो है वो 27 तारीख को ही डिसाइड कर चुका था कि उसने साक्षी को जान से मारना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि साक्षी का एक भाई होता है, मुंह बोला भाई, जिसको वो भाई बोलती है झबरू। अब जो झबरू होता है वो वहीं उसी एरिया में रहता है और सोशल वर्क करता है। तो साक्षी जो उसको भाई बोलती है, लेकिन कुछ समय से होता क्या है इन दोनों के बीच में, चूंकि आपसी जो है वो तनाव होने लग जाता है। उसका कारण ये होता है कि साक्षी जब उसके साथ मिलती है, चूंकि ये जो साहिल है, साहिल एसी फ्रिज इन सब का रिपेयर का काम करता होता है, तो उसी के दौरान वो साक्षी से मिलता है। इनके बीच में आपसी बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद नंबर एक्सचेंज होते हैं, और जब नंबर एक्सचेंज होते हैं तो थ्रू टेलीफोनिकली वो आपस में बात भी करते हैं, और उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। इसी दौरान साक्षी साहिल को बताती है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक एक्स बॉयफ्रेंड था, उसका नाम परवीन था, तो लेकिन अभी हमारे बीच में झगड़ा हो गया था और हमारा ब्रेकअप हो गया है। इस बात को लेकर उनके बीच में कोई बात नहीं होती, लेकिन थोड़े दिनों के बाद साहिल को लगने लग जाता है कि साक्षी की लाइफ में फिर से परवीन शायद री एंटर कर रहा है, और वो उससे बात भी करती है। इस बात को लेकर वो उसको बहुत बार आपस में झगड़ा भी होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है इस बात को लेकर कि तुम परवीन से क्यों मिलती हो, तुम परवीन से क्यों बात करती हो। तब साक्षी साहिल को कहती है कि जस्ट मेरी ज़िंदगी से अब तुम साइड हो जाओ, बिकॉज मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, और इट्स ओके। अगले का मन नहीं है तो इट्स ओके, आप ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में एंटर नहीं कर सकते। तो वहाँ वो मना करती है। जब वो मना करती है तो साहिल को यहाँ पर कहते हैं ना, वो चोट लगती है कि उसने मेरे को ना कैसे कह दिया। तो वो क्या करता है, वो उसको फ़ोन करके जैसे धमकी देना या उसको परेशान करना, ये सब चीज़ें शुरू कर देता है। तो साक्षी का एक मुंह बोला भाई होता है, जिसको वो भाई बोलती है, वो होता है झबरू। तो वो झबरू को बोलती है कि 27 तारीख की ही दिन की बात है, वो झबरू को बोलती है कि भैया ऐसे ऐसे करके साहिल मुझे तंग बहुत कर रहा है, और वो कभी मुझे फ़ोन पे धमकी देता है, कई बार वो मुझे रोक के धमकी देता है। क्योंकि ये सब एक ही एरिया में रह रहे थे, तो झबरू जो है वो साहिल को भी पहचानता है, झबरू साक्षी को भी पहचानती है, तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड होते हैं, सब एक दूसरे को जानते होते हैं। तो झबरू कहता है कि चलो मैं देख लेता हूँ। झबरू साहिल को फ़ोन करता है, लेकिन साहिल से बात नहीं हो पाती, तो वो कहता है कि साहिल से कि मुझे बाद में बात करना। तो साहिल जब फ्री होता है तो साहिल फिर झबरू को फ़ोन करता है, और 27 तारीख को वो झबरू से मिलता है। जब झबरू से मिलता है शाम को, तो झबरू फिर उसको बोलता है कि तुम साक्षी को परेशान करना बंद करो और साक्षी की ज़िंदगी से साइड हो जाओ।
और अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। इस तरीके की वो जो एक कहते ना भाई बना हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि बहन के लिए वो प्रोटेक्टिव जो वर्ड्स हैं वो आते ही आते हैं। तो उसने उस तरीके से उसको डराने की लैंग्वेज में उसको समझाने के लिए उसको बोल के और वो चला जाता है। यहीं पर ही साहिल ये चीज डिसाइड कर लेता है, क्योंकि उसको एक डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि झबरू मुझे जान से मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि साक्षी के चक्कर में मुझे जान अपनी गंवानी पड़े। तो वहीं पर ही वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अपनी जान गंवाऊं, उससे बेटर है कि मैं साक्षी को ही मार दूं। उसके बाद का वीडियो आता है 28 तारीख की रात का, लगभग 8:30 बजे का। वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे है, वो भी मैंने देखा है। उसमें जो साहिल है, साहिल एक आकाश नाम के लड़के के साथ वहीं पर ही खड़ा होता है जहां पर उसने साक्षी का मर्डर किया है। वहीं पर ही खड़ा होता है, आकाश के साथ बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बात करने के बाद आकाश वहां से चला जाता है और उसके सिर्फ और सिर्फ 8-10 मिनट के बाद ही लगभग 8:45 के समथिंग साक्षी आती है और साक्षी के साथ इसकी कुछ बहस होती है। और उसके बाद बहस के बाद ये अचानक ही जो खंजर ये लेकर आया था, क्योंकि ये प्री प्लान था, उसने खंजर खरीदा है और जो प्री प्लान मर्डर था उसने उसको अंजाम दिया। किस तरीके से वो खंजर भोगता है, कितने वार करता है और उसके बाद वो किस तरीके से फिर पत्थर उठाता है, पत्थर से वार करता है, वो मैं कल सारा कुछ आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद वो जाता है, जाने के लगभग 1-1.5 सेकंड के बाद उसको याद आता है कि पता नहीं वो मरी है कि नहीं मरी। फिर वापस आता है, फिर पत्थर से उठा के वार करता है, लातों से मारता है, मतलब हैवानियत की पराकाष्ठा। और इन सब चीजों को वहां से गुजरते हुए 17 लोग देखते हैं और किसी के दिल पे आते जाते, जब आप वीडियो देखेंगे ना, आते जाते जो लोग देख रहे हैं ना, वो ऐसे देखते हैं कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा है। एक नॉर्मल जैसे झगड़ा नहीं होता, दो बच्चों में झगड़ा होता तो लोग पलट के हल्का सा देखते हैं और देखने के बाद बस चले जाते हैं। इस तरीके से वो वीडियो है, देखेंगे तो दिल दहल जाएगा, इंसानियत पर से विश्वास उठने लग जाता है कि आजकल के इंसान इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं। मेरा कल भी वही था और आज भी वही है कि उस गाड़ी के साथ इतने पत्थर पड़े होते हैं कि आप धुआंधार उठा उठा के मारना शुरू कर दो ना, तो सामने वाला वहीं पर ही एक बार के लिए तो ढेर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लगेगा ना। और जब खुद को चोट लगती है ना, तो वो दर्द असहनीय होता है, तब पता लगता है। और वहीं पर इसको पकड़ा जा सकता था, वहीं पर उस मर्डर को स्टॉप किया जा सकता था, साक्षी को बचाया जा सकता था। उस 16 साल की बच्ची को, जिसकी अपनी जिंदगी से बहुत सारे अरमान थे, उसको बचाया जा सकता था। लेकिन जो हो गया बदल नहीं सकते। उसके बाद साहिल अपने घर नहीं जाता है। उसके बाद साहिल वहां से जाता है और एक रेठाला करके एरिया है, वहां पर जाता है और वहां पर एक सुनसान एरिया जगह देख के जो खंजर होता है, खंजर वहां पर फेंक देता है। और उसके बाद वो बस स्टैंड जाता है। बस स्टैंड से वो मुजफ्फरनगर के लिए बस पकड़ता है और वहां से वो अपनी रास्ते में जाता है। रास्ते में वो फ़ोन जो है, फ़ोन को स्विच ऑफ करता है, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ वो बहुत कनेक्टेड होता है। उसको पता होता है कि लोग फ़ोन से, मतलब जो पुलिस है, पुलिस फ़ोन से भी पकड़ सकती है। और पुलिस चूँकि, तो क्या करता है वो अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ करता है। और स्विच ऑफ करने के बाद भी उसको पता होता है कि कई बार जो पुलिस है, पुलिस बहुत एक्टिव, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर रास्ते में उतरता है और रास्ते में उतरने के बाद फिर वो थोड़ी देर टहलता है, यहाँ वहाँ जाता है। उसके बाद फिर दूसरी बस पकड़ के फिर वो अपनी बुआ के पास जाता है। और बुआ के पास जाने के बाद ये लगभग 1 से 1:30 बजे की बात है जब वो अपनी बुआ के घर पहुँचता है। और बुआ के घर पहुँचने के बाद जब बुआ दरवाज़ा खोलती है तो बुआ उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे। तब वो बुआ को झूठ बोलता है कि मैं एक शादी में गया था और शादी से लौट रहा हूँ, मैं घर नहीं जा पा रहा था क्योंकि आपका घर पास था, इसलिए यहाँ पर आ गया। और उसके बाद रात में तो बुआ खैर कोई बात नहीं करती, क्योंकि रात में तो ये मैटर सोशल मीडिया में आया ही नहीं, टीवी पर आया ही नहीं न्यूज़, तो इसलिए रात भर कुछ भी पता नहीं चलता। इधर पुलिस तो अपना 7-8 टीम थी, वो अपना सर्वेलांस में लगी हुई है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पर पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, घर के सभी नंबर जो है वो टैपिंग में डाल दिए। सब नंबर टैप कर हो रहे थे, तो वो वेट कर रहे थे कि साहिल का जो है घर वालों को कभी तो फ़ोन आएगा। तो टैपिंग पर फ़ोन थे, रात भर कोई फ़ोन नहीं आया, किसी का कोई फ़ोन, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। सुबह लगभग 10 बजे के समथिंग जो साहिल की बुआ होती है वो अपने भाई को, यानी कि साहिल के पिता को फ़ोन करके बताती है कि जो साहिल है, साहिल किसी शादी में गया हुआ था
और रात में 1-1:30 बजे आया, कहता मैं शादी में गया हुआ था और उसके बाद में इधर ही सीधा आ गया। तो जैसे ही पुलिस को पता लगता है कि साहिल जो है वो बुलंदशहर में है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं जब मुजफ्फरनगर बार बार बोल रही थी, सॉरी इट वॉज नॉट मुजफ्फरनगर, इट वॉज बुलंदशहर। तो जैसे ही पुलिस को पता लगता है कि जो साहिल है वो बुलंदशहर में अपनी बुआ के पास है, साइलेंटली मूव करते हैं वो और बुलंदशहर के लिए मूव कर देते हैं, क्योंकि इतना डिस्टेंस नहीं है। और साथ ही साथ वो बुलंदशहर की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप ये एड्रेस है, जो कि रात में ही वो उसकी बुआ का एड्रेस ले चुके थे। तो बताते हैं कि ये एड्रेस है, वहाँ पर जाके सिर्फ आप सिर्फ एक नज़र डालिए कि इस कलर में जो लड़की की फ़ोटो वगैरह सब कुछ भेज चुके थे वो, कि ये फला फला बंदा है, ये ऐसा ना हो कि भाग ना जाए। तो इसलिए आप इस पर सिर्फ और सिर्फ नज़र रखिए और हम लोग पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पे लोकल पुलिस वैसे ही पहुँच जाती है और साथ ही यहाँ से दिल्ली पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जाती है। तो चूँकि ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी होती है, सुबह सुबह दिन में उसके सारे वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ चुके होते हैं, न्यूज़ पे आ चुके होते हैं, पत्थर मारते हुए और उसको चाकू से हमला करते हुए, सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्ट आ चुके होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनके घर में अभी तक टीवी ऑन नहीं हुआ था, इन्होंने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी थी, तो सब कुछ साइलेंट था और जो साहिल है उसको भागने का मौका नहीं मिला। जब भागने का मौका नहीं मिला तो पुलिस ऐसे पहुंचती है तो उनको टाइम नहीं लगता, वो चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं और घेरने के बाद साइलेंटली वो घर में एंटर करते हैं और सामने साहिल बैठा होता है, उसको अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद वो दिल्ली वापस ले आते हैं। जब वापस ले आते हैं तो फिर साहिल से पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद वो बताता है कि वो मुझे इग्नोर कर रही थी, साक्षी मुझे इग्नोर कर रही थी और कुछ टाइम से हमारे बीच में ये हो रहा था कि हम जब भी मिलते तो हमारे बीच में नोक झोंक ही होती थी। प्रवीण को लेकर हमारे बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी होने लग गया था और उसने सीधा बोल दिया था कि तुम अपनी ज़िंदगी देखो और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना तो मैं बर्दाश्त कर पा रहा था और ना ही मेरे से बर्दाश्त हो रही थी। ऊपर से उसने क्या किया, उसने अपना जो मुंह वाला भाई है उसको भी बता दिया और उसने भी मुझे धमकी दी। तो मुझे ये था कि वो मुझे कुछ करे उससे पहले मैं इस जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ। और उसने उस 16 साल की मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया और उसे उस चीज़ का कोई पछतावा भी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी है, 2 दिन की रिमांड मिली है। अब उसके बाद देखते हैं चार्जशीट फाइल होगी, क्योंकि इसके बाद सब कुछ सामने है, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा सामने है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसके बाद जैसे जैसे केस फाइल होगा, जैसे जैसे प्रूफ्स आते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती रहेंगी, आप तक मैं पहुंचाती रहूँगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन सब चीज़ों को लेके ये जो सब भीभत्स चीज़ें हैं ना, इन सब के अगेंस्ट हमारा बोलना जायज़ है, हमें बोलना भी चाहिए और हमारा हक भी है। बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि साक्षी को बचाया जा सकता था लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई। जो लोग देखते हुए वहाँ से क्रॉस हो गए उन्होंने सोचा भी नहीं एक बार भी कि उसको बचाया जा सकता था, किसी का दिमाग नहीं दौड़ा। सब ऐसे देखते चले गए जैसे एक मदारी का खेल होता है। बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। ये थी पूरी वारदात, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि ना सुन सकें, ना सुनने की आदत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं तो यही कहूँगी कि हल्का सा भी अगर आपको लगता है कि आप अपने घर पे डिस्कस कर सकते हैं तो अपने सर्कल के बारे में, अपनी जो आपके फ्रेंड सर्कल है इन सब के बारे में आप अपने घर पे एक बार ज़रूर बता कर रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी पूरी वारदात। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि कमेंट करिए ताकि मैं आपके कमेंट जो है वो पढ़ सकूँ। अभी मुझे एक कमेंट आया है रजनीश जी का, उन्होंने मुझे बोला है कि एक उनको अच्छा स्टाइल लगा मेरे बोलने का, तो शुक्रिया। और आप अच्छा लगा कि आपको स्टाइल अच्छा लगा। अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी दीजिएगा, मैं सुनना पसंद करूँगी और मैं इम्प्रूव भी करना पसंद करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।